जय हिंद दोस्तों। 4 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? आंसर हो जाएगा अनोरा। तो 2025 के ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? अनोरा को। इसको आप नोट जरूर करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ऑस्कर अवार्ड को हम एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अमेरिका में यह सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन पहली बार यह सम्मान 1929 में प्रदान किए गए हैं। यह सम्मान हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जो इसके विजेता होते हैं उन्हें एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्रदान किया जाता है। तो ये स्टैचू आप देख सकते हैं। तो ये स्टैचू दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड के विनर को। दोस्तों, भारत के वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? तो देखिए, 1983 में गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन है या पहली इंडियन कौन है, तो वो हैं भानु अथैया, जिन्हें 1983 में गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था। फिर इसके बाद 1991 में फिल्म मेकर सत्यजीत रे को ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। फिर 2008 में रेसल पुकुट्टी को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड मिला था और 2008 में ही AR रहमान को फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के बेस्ट कैटेगरी स्कोर के लिए 2 अवार्ड मिले थे। इसमें से एक अवार्ड उन्होंने गुलजार के साथ शेयर किया था। फिर 2023 में आपको याद होना चाहिए कि RRR के गाने नाटू नाटू के लिए चंद्र बोस और MS कीरवानी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। 2023 में एक और अवार्ड मिला था द एलिफेंट विस्पर्स को। तो इसके लिए गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। 2024 और 2025 में किसी भी भारतीय को ऑस्कर नहीं मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2025 की अगर हम बात करें तो 2 मार्च 2025 को इसका समारोह आयोजित किया गया था और इसका समारोह हुआ था डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका में। इस बार इसका 97 नंबर का संस्करण आयोजित किया गया था और इसको होस्ट किया था कॉनन ओब्रायन ने। यहाँ पर आप कॉनन ओब्रायन को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले हैं एमेलिया पेरेस नामक फिल्म को, तो इसको 13 नॉमिनेशन मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम 2025 के ऑस्कर अवार्ड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को, इसको आप जरूर नोट करें। और जो अनोरा फिल्म है इसके डायरेक्टर हैं सीन वेकर और यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को। किसे मिला है दोस्तों? एड्रियन ब्रॉडी को। और इन्हें द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिकी मेडिसन को अनोरा फिल्म के लिए और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सीन बेकर को अनोरा फिल्म के लिए। तो ये 4 अवार्ड तो आपको याद ही रखने होंगे क्योंकि ये अवार्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी अवार्ड हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है आई एम स्टिल हियर को। ये ब्राज़ील की फिल्म है, तो इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है द ब्रूट लिस्ट को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है कीरन कल्किन को ए रियल पेन के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जोई सल्दाना को एमेलिया पेरेस के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है फ्लो को और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड मिला है नो अदर लैंड को। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है अनोरा को और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड मिला है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को। इसके अलावा बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट का अवार्ड मिला है आई एम नॉट ए रोबोट को और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट का अवार्ड मिला है इन द शैडो ऑफ साइप्रस को और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है द ब्रूट लिस्ट को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है LM को और इसके अलावा दोस्तों बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला है ड्यून पार्ट 2 को। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड मिला है विक्ट को और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है द ब्रूट लिस्ट को। इसके अलावा बेस्ट हेयर एंड मेकअप का अवार्ड मिला है द सबस्टेंस को और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला है विक्ट को
और बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला है अनोरा को। तो दोस्तों ये हैं ऑस्कर अवार्ड 2025 के विनर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 1 वर्ष की कंप्लीट मंथली एयर का पैकेज मिल जाएगा, तो इस पैकेज को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी और 1 वर्ष के टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अलग से भी मिल जाएगी। तो फरवरी 2025 की ई बुक को लॉन्च किया गया है, इसको प्राप्त कर लें। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी, तो इन सभी को आप वहां से प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ब्रैंडन होल्ट ने। किसने जीता है दोस्तों? ब्रैंडन होल्ट ने। चलिए बात करते हैं बेंगलुरु ओपन की। तो यह टेनिस से रिलेटेड है, इस बात को आप नोट कर लें। इसका आयोजन 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक किया गया है और इसमें एकल के विनर रहे हैं ब्रैंडन होल्ट जो कि अमेरिका के हैं, और इसके उपविजेता कौन रहे हैं? शिंटारो मोचिजुकी जो कि जापान के रहे हैं। युगल का खिताब किसने जीता है? अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जो कि भारत के हैं, और रे हो ने जो कि ताइवान के हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने युगल का खिताब जीता है। भारत में 2025 में जो एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं उनके विनर डिस्कस करते हैं। तो चेन्नई ओपन 2025 का जो एकल का खिताब जीता था, ये जीता था फ्रांस के किरियन जैकबेट ने, और युगल का खिताब जीता था शिंटारो मोचिजुकी और काइतो ओइसुगी की जोड़ी ने जो कि जापान के हैं। दिल्ली ओपन 2025 में एकल का खिताब जीता है फ्रांस के किरियन जैकेट में यानी जैकबेट ने, और युगल का खिताब जीता है मसामिची इमामुरा और रियो नोगुची की जोड़ी ने। और महाराष्ट्र ओपन 2025 को अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, तो इसमें एकल का खिताब जीता है डेलिबोर सोएरसिना ने जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। ठीक है, और युगल का खिताब जीता है जीवन और विजय सुंदर की जोड़ी ने, ये भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्वावलंबनी पहल शुरू की गई है। तो देश में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू की है। ठीक है, तो मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू की है, और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। दोस्तों 1 मार्च 2025 को मेरठ उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की गई है। आपको याद रखना है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है स्वतंत्र प्रभार के? तो वो हैं जयंत चौधरी। हाल ही में शुरू की गई केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है 13 फरवरी 2024 को। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ये शुरू की गई है 3 अक्टूबर 2024 को। और इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है 6 नवंबर 2024 को। तो ये हाल ही में शुरू की गई योजना है, इनको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है तनुष्का सिंह। ये नाम आप जरूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंडियन आर्मी की महिला फ्लाइंग ऑफिसर हैं तनुष्का सिंह, तो वो जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। यहाँ पर आप तनुष्का सिंह को देख सकते हैं, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। जगुआर की अगर हम बात करें तो यह इंडियन एयरफोर्स का हमलावर विमान है, ठीक है, जिससे अटैक किया जाता है, और यह विमान परमाणु हमला भी कर सकता है, यानी कि परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है। तो उसी के स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं कौन? तनुष्का सिंह, और ये स्थायी रूप से शामिल हुई हैं। प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं, तो गीतिका कौल
सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अब तो ये मतलब उस पद पर नहीं है, लेकिन ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। दीपिका मिश्रा की बात करें तो यह वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर हैं। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। पीटी उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। मेघना अहलावत ये भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। शिवांगी सिंह के बारे में आप याद रखेंगे कि ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। और इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है? आंसर हो जाएगा IRCTC और IRFC। तो इन दोनों कंपनियों को अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी A और B दोनों। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC ये भारत की 26वीं नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। यानी कि अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 26। इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। और ये दोनों कंपनियां रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो अब इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। तो इन कंपनियों को अब ज़्यादा वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, यानी कि ये वित्तीय रूप से ज़्यादा स्वायत्त हो जाएंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। अब ये कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी यूनियन बैंक यानी CUB ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा CSK। तो सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलकर के एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो यह भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और यह तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कुंभकोणम में है। CSK की बात करें तो यह IPL की एक टीम है, फ्रेंचाइजी है और यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो घरेलू मैदान है वो है MA चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 11, 18, 21 और 23 में IPL का खिताब जीता है और वर्तमान में इस टीम के जो कप्तान हैं वो हैं ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये प्रभार दिया गया है अजय सेठ को। दोस्तों अभी तक राजस्व विभाग कौन संभाल रहे थे? तुहिन कांत पांडे, लेकिन तुहिन कांत पांडे SBI के अध्यक्ष बन गए हैं तो अब ये पद खाली हो गया था। तो अब राजस्व सचिव के रूप में अजय सेठ को प्रभार दिया गया है, लेकिन अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी नियमित नियुक्ति नहीं की गई है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो अजय सेठ हैं वो वर्तमान में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं। अब वो राजस्व सचिव के रूप में भी काम करेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी डिस्कस करते हैं। जैसे कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान में TB सोमनाथन और प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? PK मिश्रा और शक्तिकांत दास। तो पहले नंबर के हैं PK मिश्रा और दूसरे नंबर के हैं शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है और ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं और अब ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में काम करेंगे। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है वर्तमान में? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के? अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मदद की है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन इस मदद से यानी इस पैसे से मिसाइल खरीदेगा। और आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रसिया से अपनी रक्षा करने के लिए ये मिसाइलें खरीदी जाएंगी। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। राजधानी इसकी कीव है। राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की और इसकी सीमा बेलारूस, रूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा से लग। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा। तो मनन कुमार मिश्रा जी एक बार फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं।
वो राज्यसभा सांसद भी हैं, बीजेपी से, बिहार से आते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें बीसीआई की यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो यह एक वैधानिक निकाय है और यह भारत में कानूनी शिक्षा और पेशेवर मानकों को नियंत्रित करता है। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो दोरा बाबू दंपति एसबीआई लाइफ के डिप्टी सीईओ बने हैं। अखिल गुप्ता भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं। वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। वी रामा सुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के चेयरमैन बने हैं। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बने हैं और आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सौर अंतरिक्ष मिशन के पेलोड द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है? आंसर हो जाएगा आदित्य L1। तो आदित्य L1 भारत का सौर अंतरिक्ष मिशन है। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के माध्यम से एक शक्तिशाली सौर ज्वाला कर्नेल का चित्र कैप्चर किया गया है, यानी कि उसकी इमेज कैप्चर की गई है। तो दोस्तों ये सूर्य है और सूर्य से बहुत सारी ज्वालाएं निकलती हैं, तो इन्हीं में से एक ज्वाला है कर्नेल। तो इसी की पिक्चर कैप्चर की है आदित्य L1 ने। इस अवलोकन से सौर गतिविधि का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और ये 6 जनवरी 2024 को पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है वहां पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को। तो दोस्तों डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA के रूप में नियुक्त किया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक भारत के रक्षा लेखा विभाग का नेतृत्व करते हैं और यह कार्यालय भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है और यह कार्यालय दिल्ली में स्थित है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण और भी नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बने हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित मध्य वायु कमान के AOC in C बने हैं और शरद कमल ITTF फाउंडेशन के एम्बेसडर बने हैं। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के एम्बेसडर बने हैं। संजय शुक्ला जी राष्ट्रीय आवास बैंक के MD बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जय शाह को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों फोर्ब्स की बात करें तो यह एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका है और इसमें फाइनेंस और इंडस्ट्री और इसके अलावा निवेश और विपणन जैसे विषयों पर लेख लिखे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आई थी? उर्सुला वॉन डेर लेन। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? विदर्भ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? 5। 30 वर्षों के बाद किस देश में कैप गिद्ध को देखा गया है? साउथ अफ्रीका। हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? वानो मुश्ताक। और किस राज्य में पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? त्रिपुरा। द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम और वी कमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन सा बैंक रहा है? यस बैंक। बोरिस स्पेसकी का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? शतरंज। कहाँ 15 साल से पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर बैन लगाया जाएगा? दिल्ली में। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। और विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख द्वीप पे डिस्कस करेंगे। तो सुमात्रा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। हांसू द्वीप उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है और ये जापान में है। ग्रेट ब्रिटेन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और विक्टोरिया द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में है और एलिस मेरी द्वीप उत्तर ध्रुव महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप।
न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में। और डियागो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। ठीक है, तो ये प्रमुख द्वीप हैं, इनको आप नोट जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? काउबॉय कार्टर सॉन्ग को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? सराची रारह बंगाल टाइगर ने। भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो कि चाइना में आयोजित किए गए थे। 2025 के बजट में भारतीय रेलवे को कितना आवंटन हुआ है? 2.52 लाख करोड़ रुपए का। इंडोनेशिया महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? पीएम मोदी। फैशन ऐप सीन का संबंध किस देश से है जो भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ है? चाइना। समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट का कितना आवंटन हुआ है? 600 करोड़ रुपए। विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। बीमा भारत में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 100%। के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर वाशिंगटन डीसी बताया हुआ है। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 की सभी मंथली करेंट अफेयर्स को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। तो ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के ऐप पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। ये जो ई बुक आपको दिखाई दे रही है, ये सारी ई बुक आपको ऐप पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट होंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ये सभी कोर्स दोस्तों आपको ऐप पर मिल जाएंगे पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर। तो अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।